हेलो एवरीवन, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग 5 और 6 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गया, लॉजिकल हो गया और असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। और बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होता है इसमें, ठीक है ना। बिटवाइज ऑपरेटर्स जैसे कि एंड हो गया, हमारे पास और हो गया, और एक होता है जिसको जॉर आई थिंक बोलते हैं, जॉर। एक नेगेशन वाला ऑपरेटर होता है जिसको आई थिंक इसको नेगेशन भी बोलते हैं, और वंस कम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, वंस कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। उसके बाद राइट शिफ्ट हो गया, आपके पास लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स में, ठीक है ना। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स इस लेक्चर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको स्किप करने वाले हैं इस लेक्चर में, अगले वाले लेक्चर में मैं इसको पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझने के लिए आपको बाइनरी नंबर का समझ होना चाहिए कि किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका आपको समझ होना चाहिए। तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। और उन पे ऑपरेशंस अगर लगाते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर लगाएं तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे बिट मैनिपुलेशन होता है, ठीक है ना। नेगेशन अगर करें, वंस कम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी नंबर का निकाले तो वो कैसे निकलता है, ठीक है ना। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट उस पर अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है ना। किसी भी बाइनरी नंबर को अगर लेफ्ट शिफ्ट करते हैं किसी नंबर से, तो ठीक है ना, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे बिट मैनिपुलेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। और क्योंकि इस लेक्चर में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ये बहुत ही ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो वो सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको स्किप करूंगा, और जितने भी ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं बेसिक, जो अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट है, इसको मैं अच्छे से यहाँ पे पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। और ये वाले काम, ये वाला जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है वो मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। तो इसको अभी मैं डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से। और भी ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिसको एंड जो हो गया, एंड को एक बिटवाइज ऑपरेटर वाला भी होता है, एक होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। किसी भी वेरिएबल का अगर एड्रेस अगर निकालना हो तो ये वाले ऑपरेटर यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं मेमोरी में क्या होता है, बिहाइंड द सीन उसका वो ब्लॉक में स्टोर होता है वो मेमोरी, और उसका कुछ एड्रेस होता है। तो उसी वेरिएबल का अगर एड्रेस, मतलब कहाँ पे मेमोरी में वो स्टोर हुआ है, उसका एड्रेस अगर जानना हो तो एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मतलब बोलते हैं, एंड नहीं बोलते हैं, एंड एड्रेस ऑफ बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हो गया आपके पास टर्नरी ऑपरेटर, एक होता है टर्नरी, एक तरह से इसको बोले तो शॉर्ट इफ एल्स हो, मतलब एक तरह इफ एल्स जो स्टेटमेंट होता है ना, वो मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन समझ लो कि शॉर्ट जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना, उसका शॉर्ट वर्जन है ये टर्नरी ऑपरेटर। ये हम लोग ना इफ एल्स में ही समझ लेंगे, अभी इसको मैं स्किप कर दूंगा यहाँ से। इफ एल्स में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इफ एल्स स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसका शॉर्टकट जो हो गया वो टर्नरी ऑपरेटर होता है, तो वहाँ पे मैं समझा दूंगा, तो वो ज़्यादा सही रहेगा उस लेक्चर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर भी देख लेंगे, ठीक है ना। एक साइज ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ किसी भी वेरिएबल का अगर साइज आपको निकालना है किसी भी डाटा टाइप का, तो साइज ऑफ का यूज करते हैं, जो कि मैं पहले आई थिंक 4th लेक्चर में बता भी चुका हूँ, 4 और 3 में भी बताया हूँ, बहुत जगह मतलब मैं यूज कर चुका हूँ अभी तक, तो आपको आइडिया होगा ही, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जिसमें मतलब बेसिक जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो वाले ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जो कि ये सब्ट्रैक्ट का जो साइन हो गया पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो प्लस का साइन हो गया, 2 नंबर को एडिशन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो 2 नंबर का, और डिवीजन और मॉड्यूलो क्या करता है कि 2 नंबर का जब डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है उसे अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे आप मॉड्यूलो, चाहे इसको परसेंटेज बोलो, ये ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट और इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। रिलेशनल हो गया, जितने भी कंपैरिजन वाला काम होता है वो सारे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर से करते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू है कि नहीं, दो वेरिएबल बराबर है कि नहीं, दोनों इक्वल है नहीं है इक्वल, वो सारे देखते हैं। ग्रेटर देन कंपैरिजन करते हैं, दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे ये वाले जो काम है वो सारे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर से करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है ना। असाइनमेंट इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल टू, ये सारी चीज़ें हैं ये हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स से करते हैं। जितने भी असाइन वाला काम है, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डालना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, इक्वल टू असाइन का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर हो गया, किसी भी वैल्यू का एड्रेस निकालना है किसी वेरिएबल का, कि कहाँ किस मेमोरी एड्रेस पे वो स्टोर है, वो एड्रेस आप चाहते हैं तो एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। साइज ऑफ किसी भी डाटा टाइप का अगर साइज निकालना चाहते हैं तो ये अब साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसे प्रैक्टिकल में देखते हैं, studio.h इंट मैन, ठीक है ना। इंट ए मैं क्या करता हूँ ना कि 10 स्टोर कर लेता हूँ, और इंट बी 2 स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है ना। इंट सी मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे हेडिंग में डाल देता हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। इंट सी ए प्लस बी, इंट डी ए माइनस बी, इंट ई ए इंटू बी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर हो गया। इंट एफ
आप कितने भी नंबर में कर सकते हैं, मैं 2 वेरिएबल के बीच में ये कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप मतलब ये कॉमन सेंस आप खुद से कर सकते हो ये चीज़ तो, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको हर चीज़ करके बताऊँगा खुद से, ठीक है ना। तो एफ में हम लोग क्या कर लेंगे कि जो डिवीजन वाला है उसका यूज कर लेंगे, ठीक है, ए बाई बी। और इंट जी हमारे पास हो गया ए मॉड्यूलो बी, हो गया मॉड्यूलो बी इंट मॉड्यूलो। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लोग बाद में देख लेंगे अभी, ठीक है ना। अभी पहले इसी सबका प्रिंट करा के देखते हैं। तो मैं एक ही में प्रिंट करा देता हूँ इसको सी %d, क्योंकि सारा जितने भी ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर ही आएगा, तो इसलिए मैं इंटीजर ही कर देता हूँ इसका, ठीक है ना। इंटीजर ही फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं यूज़ करूँगा। जो %d है वो इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मैं पिछले लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूँ, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो डी बी क्या है, इंटीजर है, तो %d होगा, ई हो गया %d, एफ भी %d होगा, जी %d। और इनको ऑर्डर में हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। अब इनको प्रिंट करा के हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सी देखो यहाँ पे 12 आ गया हमारे पास, 10 + 2 क्या होगा 12 आ गया। नेगेटिव करेंगे दोनों को, सॉरी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 8 आ गया हमारे पास। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाना चाहिए, तो 20 आ गया। एफ में देखें तो यहाँ पे दोनों का डिवीजन करें तो 10/2 क्या हमारे पास 5 आ गया। और जी हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि 2 से अगर 10 को डिवीजन करेंगे तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए हमारे पास 0 आ गया, ठीक है ना। अगर मैं 11 रखूँ यहाँ पे तो हमारे पास देखो यहाँ पे 13 आ गया दोनों का प्लस, और हमारे पास सब्ट्रैक्शन हमारे पास 9 आ गया, 11 - 2, ठीक है। ई में हमारे पास आ गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 × 2 = 22। और यहाँ पे एफ में हमारे पास 5 आ गया, 2 × 5 = 10, ठीक है ना। इसका जो आउटपुट आएगा अगर रियल में बात करें तो रियल में क्या आएगा, इसका आउटपुट 5.2 आएगा, ठीक है ना, 5.2। लेकिन हम इंटीजर में इसे स्टोर करा रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या आ रहा है, केवल इंटीजर वाला पार्ट है। इसको कैसे लिख सकते हैं 5.2 को 5 + 0.2 लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो 5 क्या हो गया हमारे पास, इंटीजर वाला पार्ट हो गया, 0.2 क्या हो गया हमारे पास डेसिमल वाला पार्ट हो गया। लेकिन मैं इंटीजर में इसे स्टोर करा रहा हूँ और इंटीजर स्पेसिफायर भी दिया हूँ यहाँ पे। एफ का अगर प्रिंट देखो तो मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यहाँ पे %d दिया हो जो कि इंटीजर है, ठीक है ना। तो इंटीजर वाला पार्ट ही हमारे पास आएगा, इसलिए यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है ना। अगर आप इसे फ्लोट में स्टोर करके और फ्लोट में कन्वर्जन करोगे तो ये फ्लोट हम पास आएगा, ठीक है ना। जी में देखो तो यहाँ पे मॉड्यूलो हम किए, यानी 11 को 2 से डिवीजन किए, तो यहाँ पर 2 × 5 = 10 हो गया, 1 हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर हो गया। तो देखो यहाँ पे अभी रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, ये मैंने कर दिया। और जो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला ऑपरेटर वो भी मैं कर लेता हूँ, जैसे -g मैं करूँ, -g, और मैं प्रिंट एफ करता हूँ वैल्यू ऑफ जी %d। यहाँ पे ना यहाँ पे /n कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जी को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, देखो जी का वैल्यू 0 आया। 0 कैसे आया कि 0 का वैल्यू यहाँ पे क्या आया, आउटपुट आया था, आउटपुट यहाँ पे 1 आया था, ठीक है ना। और क्या किया मैंने, माइनस किया, यानी इसको बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट एक होता है पोस्ट और एक होता है प्री डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट मैंने किया, प्री डिक्रीमेंट इसका किया। तो 1 - 1, ठीक है ना। माइनस का 1 से ये माइनस करता है, तो पहले क्या किया कि ये माइनस कर दिया 1, उसके बाद जी में उसको स्टोर कर दिया। तो हम पास 1 - 1 क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैंने वैल्यू ऑफ जी जब प्रिंट कराया तो यहाँ पर 0 आया, ठीक है ना। जैसे मैं एक अलग ना वेरिएबल इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, इंट h कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 कर लेता हूँ, ठीक है ना। -h मैं करता हूँ h, और प्रिंट मैं करता हूँ वैल्यू ऑफ h %d /h, ठीक है। तो अभी क्या आना चाहिए हमारे पास, 2 आना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ h क्या गया, 2 आ गया। कैसे, 3 था यहाँ पे और माइनस कर दिया, तो 1 मैंने डिक्रीज कर दिया और h में स्टोर कर दिया। जब मैं वैल्यू प्रिंट किया यहाँ पे तो h आ गया। तो इसको बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट, ठीक है ना। अभी मैं पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट में मैं अंतर समझाऊंगा। अब वैसे ही होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ये हो गया डिक्रीमेंट, वो होता है इंक्रीमेंट जो कि होता है ++ वाला साइन, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, h माइनस यहाँ पे करता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ h %d और h दोनों का डिफरेंस हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 - यहाँ पे 1, तो आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास 2। और यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए देखते हैं, अभी प्रिंट करते हैं। देखो यहाँ पे तो ये आ गया हमारे पास 2 पहले वाला,
ठीक है ना। तो जो कि एक्सपेक्टेड था हमारे पास कि 3 था, तो उसमें से मैंने पहले माइनस किया 1 और h में फिर स्टोर कर दिया और यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, प्रिंट हो गया। उसके बाद जो पोस्ट इसको बोलते हैं, इसको मैंने लिखा भी है, सॉरी इसको छोड़ दिया, अभी यहाँ पे लिखा है पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है कि पहले h जो वैल्यू है, h में क्या वैल्यू था 2 था, उसके बाद मतलब h में वैल्यू स्टोर हो गया, उसके बाद उसमें से माइनस किया जाता है। ठीक है ना, बाद में वो काम होता है माइनस वाला। ठीक है ना, तो वो 2 में से -1 हो गया, तो बचा हमारे पास 1। इस चीज़ को समझने के लिए ना, इसको अच्छे से समझने के लिए कि क्योंकि अभी आपको नहीं समझ में, अभी आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है यहाँ पे भी माइनस हो गया 1, यहाँ पे भी -1 हो गया और नीचे आएगा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे डिफरेंस है। देखो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ करता हूँ, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ h, ठीक है ना, %d, और मैं करता हूँ h -h। मैं क्या करता हूँ, एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट और आई करके मैं 10 यहाँ पे स्टोर करता हूँ, और प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ i %d और स्लैश एन कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए, और -i करता हूँ। ठीक है ना, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। ठीक है, 9 हमारे पास प्रिंट हो गया, जो कि हम मतलब कॉमन सेंस हम लोग बोल सकते हैं कि 10 था वैल्यू, और पहले उसको मैंने किया, पहले माइनस किया, उसके बाद आई में स्टोर किया और हमारे पास प्रिंट होके आ गया। अब मैं क्या करता हूँ ना कि प्रिंट पहले ना इसको ये वाला प्रिंट ऊपर कराते हैं, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ i %d और %d प्लस, और यहाँ पे i माइनस मैं करता हूँ यहाँ पे, इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं। और यहाँ पे आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। आप ऊपर वाला एनालॉजी से आप अगर समझोगे तो आप सोचोगे चलो 1 माइनस हो जाएगा, कोई बाद वाला में क्या हो रहा था कि 1 माइनस हो रहा था, यहाँ पे h का वैल्यू यहाँ पे क्या आया था 2 के बाद 1 आया था, मीन्स कि h माइनस किए थे तो 1 माइनस हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए आपको, आप सोचोगे कि यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं 9 आता है कि नहीं। देखो यहाँ पर 10 आ रहा है प्रिंट होकर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब होगा कि पहले आई को प्रिंट कराया जाएगा, उसके बाद आई का डिक्रीमेंट होगा 1 से। मीन्स कि मैंने जैसे वैल्यू ऑफ आई प्रिंट किया तो यहाँ पे 10 आया, ठीक है ना, 10 पहले यहाँ पे आई में 10 स्टोर हो गया, 10 स्टोर होकर पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद नेगेटिव मतलब 1 माइनस हुआ। अगर मैं बाद में इसको प्रिंट कराऊँ ना, अभी वैल्यू ऑफ आई %d और सिंपल आई को मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा, अभी मैं यहाँ पे स्लैश एन भी देता हूँ न्यू लाइन के लिए। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे आई प्रिंट करूँ तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट यहाँ पे 9 आएगा। क्यों, क्योंकि पहले आई में क्या हो गया कि हमारे पास प्रिंट हो गया 10, ठीक है ना, 10 के बाद क्या हो गया कि डिक्रीमेंट हो गया, और डिक्रीमेंट के बाद अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो 1 माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास अब वैल्यू ऑफ आई 9 आएगा। तो यही डिफरेंस होता है प्री का और पोस्ट का। ठीक है ना, प्री जैसे मैंने यहाँ पे प्री किया था तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट 9 आ रहा था। जैसे मैं इसको कमेंट कर दूँ यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा था, डायरेक्ट 9 आ रहा था, क्योंकि पहले माइनस हो रहा था उसके बाद प्रिंट हो रहा था। तो देखो पहले माइनस हुआ, बाद में उसे प्रिंट हुआ था, 9 हमारे पास प्रिंट हो गया। वैसे ही इंक्रीमेंट का काम होता है। जैसे कि मैं इंट आई मैं यहाँ पे ना एफ कर लेता हूँ, एफ तो पहले डिक्लेयर कर लिया हूँ, तो जेड यहाँ पे करते हैं, जेड इक्वल टू 20 लिखते हैं। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ जेड प्लस फिर प्लस जेड। ठीक है ना, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ वैल्यू ऑफ जेड %d, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ वैल्यू ऑफ जेड %d, और जेड का मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जेड प्लस मतलब पहले जेड में स्टोर हो गया 20 और बाद में प्लस हुआ। ठीक है, लेकिन प्लस वो सारा ऑपरेशन यहीं पे हो गया, इसलिए हमारे पास 21 यहाँ पे आएगा आउटपुट। लेकिन वहीं हम प्रिंट कराते तो वो प्रिंट हो जाता पहले और बाद में इंक्रीमेंट होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 21 आया, 21 होने के बाद फिर से मैंने उसमें एक प्लस किया तो पहले प्लस हुआ, बाद में जेड में स्टोर हो गया तो जेड हमारे पास प्रिंट हो गया 22 आ गया। तो ये काम तो आपको सिंपल, ये चीज़ तो आपको सिंपल एनालॉजी से समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास सिनेरियो डिफरेंट हो जा रहा है। और मैं इसे कमेंट कर दूँगा अभी, और यहाँ पे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ जेड %d, और मैं प्लस जेड करता हूँ, चाहे जेड प्लस करता हूँ, तो आपको अब पता चल गया कि यह क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। बस जेड का वैल्यू क्या आएगा 20 आएगा। क्यों आएगा पहले, क्योंकि जेड पहले प्रिंट होगा बाद में इंक्रीमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ जेड %d अभी प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा 21 आएगा। यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए 21। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पहले जेड तो प्रिंट हो गया लेकिन बाद में इंक्रीमेंट भी तो हुआ ना, तो इंक्रीमेंट होने के बाद जब मैं उसे दोबारा प्रिंट कराऊंगा तो जेड का वैल्यू हमारे पास 21 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे
20 पहले प्रिंट हो गया जो कि एक्सपेक्टेड था हमारे पास, और उसके बाद क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया तो 21 वहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया। और प्रिंट एफ मैं यहाँ पे करूँ, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ जेड परसेंट डी स्लैश एन, और मैं क्या करता हूँ प्री इंक्रीमेंट करता हूँ, प्री इंक्रीमेंट। तो क्या होगा, पहले प्लस हो जाएगा, बाद में वहाँ पर प्रिंट होगा। मीन्स कि 21 यहाँ तक क्या वैल्यू आया था, यहाँ तक वैल्यू हमारे पास 21 आ गया, तो यहाँ पे 22 आना चाहिए। आउटपुट क्या आना चाहिए, 22 और प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ जेड परसेंट डी जेड। तो क्योंकि यहाँ पे यहीं पे प्लस और प्रिंट दोनों हो गया है, तो यहाँ पे भी आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारे पास 22 ही आएगा। तो देख लो लास्ट दो जो प्रिंट होना चाहिए 22 प्रिंट होना चाहिए, जो कि हमारे पास हो रहा है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस होता है ये चीज़ आप देखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला चीज़ है ये, ठीक है ना। तो ये दिमाग में मतलब अच्छे से बैठा लेना कि पोस्ट अगर इंक्रीमेंट हो तो पहले प्रिंट होता है, बाद में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो पहले ये प्रिंट हो जाएगा 20, बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जब दोबारा आप प्रिंट कराओगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। तो ये हो गया हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद होता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मैं इस सबको कमेंट करूँगा यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ इन सबको, ठीक है। और यहाँ से एक नया हेडिंग डालते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो रिलेशनल था कि हाँ रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स में कौन कौन से आ जाते हैं, कंपैरिजन वाले जितने काम हैं वो सारे हमारे पास आ जाते हैं। तो दो वैल्यू को हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, दो वेरिएबल को, इंट ए 3 और इंट बी इक्वल टू 5, ठीक है ना, हमने डिक्लेयर कर लिया। और दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करा देंगे। तो प्रिंट एफ करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन करिए ना, ए इक्वल टू बी कर लेते हैं, प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कॉन्स्ट कैरेक्टर लेता है, तो हमें स्पेसिफायर देना पड़ेगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो ये क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बुलियन जैसा कोई चीज़ नहीं होता, ट्रू फॉल्स वाला जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। 0 को हम लोग फॉल्स मानते हैं, 1 को ट्रू मानते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, परसेंट डी मतलब इंटीजर ही आएगा, तो वहीं देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो अभी प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। सॉरी एक मिनट, क्या हो गया, पहले डिक्लेयर किया क्या, सॉरी ए और बी को मैंने पहले से डिक्लेयर किया हो, तो इसको भी कमेंट करते हैं और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो ए इक्वल टू बी 0 मीन्स कि फॉल्स है यहाँ पे, ठीक है ना। हमें यहाँ पर जो आउटपुट आया हमारे पास वो आया फॉल्स, ठीक है। 0 का मीन्स फॉल्स होता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको पहले लिख देता हूँ, यहीं पे 0 मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू, इसको बुलियन बोलते हैं, ठीक है ना। बुलियन अलजेब्रा का बात करें तो, ठीक है ना, वो भी मैं जब लॉजिकल ऑपरेटर्स अभी बताऊंगा तो उसमें हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू बी मीन्स कि दोनों इक्वल नहीं है, तो फॉल्स ही आएगा। 3 इक्वल टू 5 थोड़ी होता है, तो वहाँ पे फॉल्स आएगा हमारे पास। और वहीं प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन बी का देख लेते हैं, चाहे ए नॉट इक्वल टू बी देख लेते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी मीन्स कि ए बी के इक्वल नहीं है, जो कि सही बात है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास, आउटपुट हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट क्या आया, आउटपुट 0 आया हमारे पास, ठीक है। तो अभी हमारे पास 1 आना चाहिए, जो कि ए मतलब ए बी के बराबर नहीं है, वो जो कि सही बात है। 3 5 के इक्वल थोड़ी है, तो वहाँ पे फॉल्स है। लेकिन हमने नेगेटिव यहाँ पे मतलब नॉट इक्वल टू किया है। नॉट इक्वल टू मीन्स कि दोनों इक्वल नहीं है, ये वो बोल रहा है। तो यहाँ पे 1 आएगा मीन्स कि ट्रू बात, मतलब ये जो बात बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ये मतलब हुआ इसका। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन बी का अगर बात करें, अब परसेंट डी ए ग्रेटर देन बी, वैसे ही हमारे पास हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए लेस देन बी हो जाएगा परसेंट डी। मैं सारा एग्जांपल करके आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो आप इसे खुद से कर सकते हो। वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है, और परसेंट डी यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो गया, ठीक है ना। इसी को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ये लेस देन इक्वल टू बी यहाँ पे कर लूँगा, और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो लॉजिकल जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, देखो इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो सॉरी लॉजिकल में बोला रिलेशनल ऑपरेटर्स,
तो देखो इन सबको प्रिंट करा लो आप। तो देखो ये इक्वल टू बी नहीं है तो 0 हमारे पास फॉल्स प्रिंट हो गया। ए नॉट इक्वल टू बी है जो कि सही है तो हमारे पास ट्रू प्रिंट हो गया। ए ग्रेटर देन बी, 3 5 से बड़ा थोड़ी ना है तो वहाँ पर फॉल्स आएगा। हाँ 5 ग्रेटर है 3 से तो वहाँ पर ट्रू आ जाएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू वो भी नहीं है, मतलब 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से थोड़ी है, मतलब ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, ये इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, लेस ही है, इक्वल टू तो है नहीं, तो वो चीज़ हो जाएगा। अगर 5 5 मैं यहाँ पे दे दूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू है, ग्रेटर देन नहीं है, तो मतलब एक कंडीशन तो ट्रू हो रहा है ना यहाँ पे, तो एक कंडीशन हो रहा था, यहाँ पे ट्रू हो गया। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जो कि वो भी सही है, तो यहाँ पे 1 1 प्लस प्रिंट हो गया। ए इक्वल टू बी है तो वहाँ है 5 5 इक्वल है तो वहाँ पास प्रिंट हो गया वो 1 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स होता है, ये दिमाग में रखो। उसके बाद हमारे पास होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है कि देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझाने के लिए ना मैं यहाँ पे पहले सबको कमेंट करते हैं फिर से, ठीक है, और यहाँ पे ना लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। पहले एंड को देखते हैं। पहले ना यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको पढ़ा दूँ, कमेंट्स, ठीक है ना, मैं ये मतलब भूल गया था मैं कमेंट्स पढ़ाना, ठीक है। तो कमेंट्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है ना, अभी मेरे पास दिमाग में। तो कमेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स होता है मतलब सिंगल लाइन में अगर कमेंट्स का पहले बात तो मतलब क्या है कि कमेंट्स आप कोई भी लिखते हो ना, कि यहाँ पे डबल स्लैश करके कोई भी आप लाइन लिखते हो, तो इसका मतलब होता है कि कंपाइलर जब कोड जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो वो इसको इग्नोर कर देगा, वो समझेगा कि ये कुछ लिखा है समझने के लिए। तो कमेंट का कब यूज करते हैं? कुछ कोड को समझाने के लिए, जिससे मतलब मान लो कि आप कोई कोड लिख रहे हो और आप उसे कोड को दूसरे किसी को देना चाहते हो, ठीक है, तो उस कोड को समझाने के लिए, कोई लाइन को आप समझाने के लिए कमेंट लिखते हो, तो वो कमेंट को क्या होता है कि स्किप कर देता है कंपाइलर और वही कमेंट होता है। तो 2 तरह का कमेंट होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक होता है डबल लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स सिंपल एक ही लाइन में कमेंट जो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं ये रेड कलर आ रहा है ना, तो ये इसके लिए मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, बेटर कमेंट्स, इसलिए ये सारी चीज़ आ रही है। आप अगर आपके में अगर एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड होगा तो आपको सिंपल ऐसे आएगा, मतलब ये ग्रीन वाला कलर करके आएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, कोई भी चीज़ आप लिखो तो सिंगल लाइन में ये लिख सकते हो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये सिंगल, जैसे ही आपने इंटर मारा यहाँ पे लिखा तो ये देखो ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही लाइन में आप ये कमेंट लिख सकते हो डबल स्लैश का यूज करके। डबल स्लैश का यूज करके हम यूज करते हैं, तो मतलब उसका यूज करके कमेंट लिखते हो तो उसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। और डबल लाइन कमेंट के लिए आप सिंपल ये यूज करते हो फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे स्टार, उसके बाद स्टार और फिर से आपके पास बैकवर्ड स्लैश, ठीक है ना, फॉरवर्ड स्लैश सॉरी, तो हाँ फॉरवर्ड स्लैश। तो ये वाला चीज़ आप मतलब एक स्लैश स्टार फिर से स्लैश, इनके बीच में जितने भी आप लिखोगे वो आपके पास मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल लाइन में आप इसे कमेंट को लिख सकते हो, ठीक है ना। इस पूरे कोड को कंपाइलर स्किप कर देगा जब रन करेगा तो, ठीक है ना, वो समझेगा कि कोई चीज़ आपने समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही होते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स, इसको बोलते हैं मल्टीपल कमेंट्स। मैं यहाँ पे पहले बात तो कमेंट्स वाला हेडिंग डाल लेता हूँ, कमेंट्स, तो इसको बोलते हैं सिंगल लाइन, चाहे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ द सिंगल लाइन कमेंट, और इसको बोलते हैं दिस इज़ द मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। तो यहीं तक कमेंट का टॉपिक ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लॉजिकल पास ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स में, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझाने के लिए मैंने कमेंट देता हूँ पहले यहाँ, तो ठीक है ना। तो हमने देखा कि ट्रू क्या होता है, 1 होता है, और फॉल्स होता है हमारे पास 0, ठीक है। तो जब एंड ऑपरेटर का बात करें, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या, एंड ऑपरेटर, ठीक है ना। तो ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास फॉल्स आता है, ठीक है ना। तो एंड ऑपरेटर दोनों जब तक ट्रू ना हो ना तब तक ट्रू नहीं आएगा, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू आता है हमारे पास, ठीक है ना। इक्वल टू यहाँ पे लिख लो, इक्वल टू, ठीक है ना। मैं ट्रू ना लिखूँ यहाँ पे, ट्रू के लिए 1 होता है और फॉल्स के लिए 0 होता है, क्योंकि सी लैंग्वेज में ऐसे ही लिखा जाता है। सी लैंग्वेज में कोई भी ट्रू और फॉल्स नहीं होता है, 0 और 1 होता है, ये दिमाग में रखना। तो 1 और 1, तो आउटपुट 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है ना। तो 1 1 का आउटपुट क्या आएगा, एंड ऑपरेटर का अगर यूज करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, मतलब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू आना चाहिए, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुआ तो हमारे पास फॉल्स आउटपुट आएगा। फॉल्स क्या होगा, फॉल्स भी फॉल्स ही होगा, ठीक है। अगर फॉल्स ट्रू है तो हमारे पास फॉल्स होगा,
अगर ट्रू और फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स होगा। मीन्स कि ट्रू कब आएगा, जब दोनों ट्रू होगा, नहीं तो कोई भी फॉल्स हुआ तो हमारे पास फॉल्स आएगा। तो ये चीज़ आप समझ लो, 1 और 0, 0 1 1 1 आएगा, क्योंकि दोनों ट्रू है तो हमारे पास ट्रू आया। 0 दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। यहीं अब आ जाता है और ऑपरेटर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टू डू लिख देता हूँ, ठीक है, तो हम पास टॉपिक अच्छे से रहेगा। टू डू लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास और ऑपरेटर। डबल पाइप्स बोलते हैं इसको, डबल पाइप्स देते हैं तो इसको और ऑपरेटर बोलते हैं। और ऑपरेटर के क्या होता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू आउटपुट आएगा। मीन्स कि एंड और 0, तो हमारे पास एक मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू हमारे पास आ गया आउटपुट, ठीक है, तो इक्वल टू 1 आएगा। और 0 1 रहे तब भी 1 आएगा, ठीक है, 1 और 1 रहे तब तो 1 ही आएगा, और 0 और हमारे पास 0 रहे तो हमारे पास 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स हो गया तो फॉल्स आएगा। लेकिन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया, एक ट्रू है, एक फॉल्स एक ट्रू है, मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू ही आउटपुट आएगा, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा हमारे पास। तो यही होता है और ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या हो जाता है, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में नॉट हो जाता है, और एंड वाला तो मैंने दिखाई दिया था, इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था। और एक नॉट हो जाता है, नॉट मीन्स कि ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू है। मीन्स कि नॉट ऑफ 0 क्या हो गया हमारे पास, ट्रू हो गया, मीन्स कि 1 हो गया। यहाँ पे तो पहले बात है रेड ही आ जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, रेड आ जा रहा है तो 0 इक्वल टू 1 हो गया। और नॉट ऑफ 1 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। मीन्स कि जिसके भी पहले नॉट का ऑपरेटर का अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा, ट्रू रहेगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू कर देगा। सिंपल नॉट ऑपरेटर का काम होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैं क्या करता हूँ ना कि a इज इक्वल टू 0, इंट इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, ठीक है ना। चाहे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इंट a इज इक्वल टू 3 कर लूँ और b इज इक्वल टू 5 कर लेता हूँ, और इन दोनों के बीच में मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का अप्लाई करके हमारे पास बुलियन लाएंगे, मतलब 0 और 1 लाएंगे, मीन्स के ट्रू और फॉल्स लाएंगे और उसमें चेक करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि इंट c में, क्योंकि जो रियल लाइफ जो अप्लाई होता है इंट c में क्या होगा कि a ग्रेटर देन b, और मैं एंड का पहले अप्लाई करता हूँ, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे a नॉट इक्वल टू b, यहाँ पे क्या इवेल्युएशन होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी क्या आएगा, 3 ग्रेटर देन 5, 3 ग्रेटर देन 5 जो कि फॉल्स है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। मीन्स कि इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेंड क्या हो गया, इसको ऑपरेंड बोलेंगे, इसको भी ऑपरेंड बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑपरेटर, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो ए ग्रेटर देन बी क्या आना चाहिए, मतलब 3 ग्रेटर देन 5 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो 0 आएगा यहाँ पे, 0 एंड। और इस सेकेंड वाला ब्रैकेट का अब इवेल्युएशन करते हैं, तो सेकेंड वाला ब्रैकेट के कोई ए नॉट इक्वल टू बी, 3 नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब सही है तो 1 आएगा यहाँ पे। तो ए 0 एंड 1 क्या आउटपुट आना चाहिए। मैंने ऊपर बताया कि एंड में क्या होता है कि दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा, तो कोई भी एक फॉल्स होगा तो फॉल्स आ गया, तो मीन्स कि 0 आएगा। तो इसका आउटपुट अगर प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ सी हम लोग करें %d /c, तो क्या आना चाहिए। ऊपर मैंने सी डिक्लेयर किया तो नहीं है ना, तो ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो प्रिंट कराते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे पहले ऊपर देख लेते हैं। मैंने डिक्लेयर तो कहीं नहीं किया, नहीं किया। तो इंट सी ये हो गया, एक मिनट, सॉरी ये इंटीजर वैल्यू तो क्या बोल रहा है, ये प्रिंट एफ होगा ना, प्रीफ लिख दिया था मैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सी क्या हमारे पास 0 आ गया, जो कि सही है कि हमारे पास आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 नहीं फॉल्स आना चाहिए आउटपुट, हमारा फॉल्स आ गया। वैसे ही आप यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ ना कि इसको ग्रेटर कर दो और इसको फिर से चेक करो। अब यहाँ प्रिंट कराते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे टेम्पलेट कोड रनर हो गया। एक सेलेक्टेड कोड जब रन हो जाता है ना तो टेम्पलेट कोड रनर हो जाता है, क्योंकि कोड रनर का यूज कर रहा हूँ ना मैं शॉर्टकट करने के लिए। वैसे तो मैं इस लेक्चर में जाकर ना यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ gcc main.c, तो ये भी सही है, डॉट है main.exe, तो ये रन हो गया। वैल्यू ऑफ सी क्या होगा, हमारे पास 0 आ गया। तो देखो यहाँ पे करते हैं कि a लेस देन b, ठीक है ना, 3 लेस देन b, तो ये तो ट्रू हो गया, 1 हो गया हमारे पास। और ए नॉट इक्वल टू b, तो ये भी ट्रू है, तो हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। ये 0 क्यों आ रहा है, वैल्यू ऑफ सी यहाँ पे 1 ही आ रहा है, सॉरी देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, वो ऊपर वाला रन हो गया था, ठीक है। तो देखो वैल्यू ऑफ सी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया हमारे पास, आउटपुट हमारे पास 1 आ गया। क्यों, क्योंकि 1 और 1 है, क्योंकि ए लेस देन बी है, 3 लेस देन 5 है तो ट्रू है, एंड और ए नॉट इक्वल टू बी, मीन्स कि 3 नहीं है 5 के बराबर, तो वो भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू हमारे पास ट्रू आता है, तो आउटपुट हमारे पास 1 आ गया,
ठीक है ना। तो यही होता है एंड ऑपरेटर, जैसे मैंने ऊपर समझाया। तो वैसे ही आप दो ऑपरेंड के बीच में अप्लाई करो, अगर दोनों ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया तो हमारे पास फॉल्स आउटपुट आएगा एंड ऑपरेटर के लिए। वहीं हम और ऑपरेटर का बात करें तो अगर इंट डी में मैं स्टोर कराऊँ और ए लेस देन बी और ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए हम लोग गेस करते हैं, ठीक है ना। पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ए लेस देन बी, 3 लेस देन बी है, मीन्स कि ट्रू है तो 1 आना चाहिए, और उसके बाद जो और ऑपरेटर वो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ये भी ट्रू है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ, क्योंकि दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो हमारे पास ट्रू आता है। और ऑपरेटर का क्या काम है कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो ट्रू आउटपुट दे दो, सिंपल बात। तो डी क्या हो गया, परसेंटेज डी, और यहाँ पे डी को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पास डी का वैल्यू भी 1 आया, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको ना ग्रेटर कर देता हूँ, यहाँ पे एक किसी कंडीशन को क्या करते हैं फॉल्स कर देते हैं। ये वाला कंडीशन क्या होगा, 3 ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 और 1 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि और ऑपरेटर का काम ही होता है कि कोई भी एक ट्रू हो तो ट्रू आउटपुट दो। 0 और 1 में एक ट्रू है, 1 आ गया तो 1 हमारे पास आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे तब भी 1 ही आएगा हमारे पास, 1 आएगा। जब तक फॉल्स ना हो, जब तक ये कभी भी फॉल्स नहीं हो सकता। और ऑपरेटर का काम है दोनों अगर फॉल्स हो तभी फॉल्स आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देखो ए इक्वल टू बी हो सकता नहीं है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसको अभी रन करेंगे हम, तो देखो ये वैल्यू ऑफ डी क्या होगा, हमारे पास 0 आ गया, मीन्स की फॉल्स आ गया, आउटपुट हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। और एक होता है कि नॉट ऑपरेटर होता है, तो मैं प्रिंट एफ मैं क्या करता हूँ कि एक कोई ऑपरेशन इंट ई लिखता हूँ, ठीक है, और मैं ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, और इस पर बाहर मैं नॉट ऑपरेटर लगाता हूँ, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ई परसेंट डी और ई, ठीक है ना। इसको प्रिंट कराते हैं अभी। तो वैल्यू ऑफ ई क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ए ग्रेटर देन बी मीन्स कि 3 ग्रेटर देन 5, 3 ग्रेटर देन 5, मैं इसको कमेंट कर देता पहले। तो 3 ग्रेटर देन 5 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, मीन्स कि इसका जो आउटपुट आया, मैं यहाँ पे अगर देखो तो आउटपुट क्या आएगा, 3 ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो मीन्स कि 0 आउटपुट आएगा। उसको मैंने नॉट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो मीन्स कि जो फॉल्स है उसको ट्रू कर दो, 0 है तो 1 कर दो। तो वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। ई का वैल्यू क्या हो गया, 1, क्योंकि फॉल्स था तो 0 आता, और 0 पे पहले मैं नेगेशन का साइन लगाया, मतलब नेगेटिव बोल रहा हूँ इसको मैंने एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया, जो कि मतलब एक तरह से बोले तो रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो यहाँ पे फॉल्स था तो फॉल्स को ट्रू करता है, तो ट्रू का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ई का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। यहीं पर अगर 1 रहता, यहाँ पे 1 रहता, अगर मैं इसको ये कर दूँ 1 रहता, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो ई का वैल्यू क्या हो गया, बस 0 प्रिंट हो गया आगे। तो नेगेटिव का नेगेशन का सिंपल साइन है, सिंपल काम है इसका कि ट्रू को फॉल्स कर दो, फॉल्स को ट्रू कर दो, मीन्स कि 0 को 1, 1 को 0। तो ये हो गया हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद हमारे पास आया, और उसके बाद हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंपल असाइन करने के लिए देखो ए इक्वल टू मैंने 3 लिखा, तो ये क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ए में 3 को वैल्यू को रख दिया, ठीक है ना। मेमोरी में जो बिहाइंड द सीन है वो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि ये क्या होगा कि एक मेमोरी में स्टोर होगा, ये मेमोरी ब्लॉक में उसका कुछ एड्रेस होगा, ऐसा करके, ठीक है ना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल असाइन करता है वैल्यू को। प्लस इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर देता हूँ पहले। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास खत्म हो गया। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इंट ए इज इक्वल टू 3, ठीक है, और असाइनमेंट सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, जो कि इक्वल टू हो गया इंट मैं क्या करता हूँ, ए प्लस इक्वल टू 3 करता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे सिंपल इक्वल टू क्या होता है, ये अगर कमेंट करके मैं आपको समझाऊँ, ये प्लस इक्वल टू 3 क्या होता है, ये इसका वैल्यू होता है ए इक्वल टू ए प्लस 3, इसका मतलब यही होता है। ए प्लस इक्वल टू 3 का मतलब हुआ कि ए इक्वल टू ए प्लस 3, ठीक है ना। आप प्रिंट इसको करोगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए परसेंट डी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए हमारा प्रिंट हो गया आएगा 6, 3 में 3 को प्लस कर दिया। ऐसे ही होता है माइनस इक्वल टू ए माइनस इक्वल टू 3, तो इसका भी इसका इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू ए माइनस 3,
इसका मतलब मीनिंग अगर बोले तो ए इक्वल टू ए माइनस 3। वैसे ही ए इंटू इक्वल टू 3 कर लेंगे, कोई भी नंबर यूज कर लो, यहाँ पे मैं 3 यूज कर रहा हूँ सिंपल। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए इक्वल टू ए इंटू 3। वैसे ही होता है ए डिवीजन इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। ए यहाँ पे मॉड्यूलो इक्वल टू 3 हो जाएगा, मॉड्यूलो इक्वल टू 3, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए मॉड्यूलो 3, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर तो और भी होते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। माइनस हो गया, प्लस हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलो हो गया, और बिटवाइज में भी करते हैं, जैसे कि ए लाइट शिफ्ट इक्वल टू 3, ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो बिटवाइज में ये पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सबको रन करते हैं। अभी मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मैंने सबके यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया, फिर इसके नीचे करा लेते हैं, परसेंट ही लिखते हैं सिंपल, वैल्यू अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। देखो ए का वैल्यू पहले 3 आया, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू देखो फर्स्ट मैंने प्रिंट कराया है, तो फर्स्ट हम प्रिंट करेंगे तो 6 आएगा ना। तो वैल्यू आप ये देखो यहाँ पे 6 आया, ठीक है, सॉरी। और ए का वैल्यू 3 आया यहाँ पे, क्योंकि 3 मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे, ए इक्वल टू ए माइनस 3। पहले 6 था, तो 6 में से 3 माइनस हो गया तो क्या आएगा, हम पास 3 आ गया। ए में असाइन हो गया वो 3, तो 3 मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पे। ए इंटू इक्वल टू 3 मीन्स कि ए इक्वल टू ए इंटू 3, मीन्स कि ए में क्या यहाँ पे वैल्यू था 3 था, तो 3 इंटू 3 9 हमारे पास आ गया। उसके बाद 3 डिवीजन बाई 3, तो क्या हो गया, पहले हमारे पास 9 था यहाँ पे। यहाँ तक आउटपुट क्या आया था, यहाँ तक मैं देखे तो यहाँ तक आउटपुट हमारे पास क्या आया था, 9 आया था, ठीक है ना। अब मैंने 9 डिवीजन इक्वल टू 3 लिखा, मीन्स कि 9 इक्वल टू मतलब ए इक्वल टू 9 इक्वल टू नहीं, यहाँ पे बोलेंगे ए इक्वल टू 9 डिवीजन बाई 3। तो 9 डिवीजन बाई 3 आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे प्रिंट क्या आ जाना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखो ये का वैल्यू यहाँ पास 3 आएगा। और ए मॉड्यूलो इक्वल टू 3 मीन्स कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक आउटपुट हमारे पास क्या आया था, आउटपुट 3 आया था। तो यहाँ पे देखो तो 3 मॉड्यूलो 3, जो कि होता है हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो रिमाइंडर हमारे पास आ गया प्रिंट 0। तो ये हमारे पास हो गया, तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर कहाँ यूज होता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कहाँ पे भी स्टोर, किस मेमोरी ब्लॉक में वो स्टोर है, उसका एड्रेस अगर निकालना है तो हम पास एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं। एच मैंने एक वेरिएबल बनाया 30, तो क्या होगा, किसी एक मेमोरी में जाकर ये स्टोर हुआ होगा, ठीक है ना, उसका कुछ एड्रेस होगा। तो जो कि मैंने समझाया हुआ पहले भी आपको अच्छे से। वैल्यू ऑफ एच नहीं, एड्रेस ऑफ एच, एड्रेस ऑफ एच जहाँ पे ये स्टोर होगा, तो पी से इसको एड्रेस प्रिंट करने के लिए पी यूज करते हैं, जो कि पॉइंटर का काम होता है, ठीक है ना। पॉइंटर ही एड्रेस एड्रेस से स्टोर करता है किसी वेरिएबल का। जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तो वो अच्छे से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अभी समझो कि जो एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं वो %p का यूज करते हैं, ठीक है ना। मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था। तो %h बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो एड्रेस ऑपरेटर का क्या मतलब, वो कहाँ लगता है, किसी वेरिएबल के पहले उसे लगा दो तो उसका एड्रेस निकाल देगा कि ये वेरिएबल मेमोरी में कहाँ स्टोर है, उसका क्या एड्रेस है, ठीक है ना। मतलब इस जो जहाँ पे ये रह रहा होगा ना, जिस घर में रह रहा होगा, उस घर का एड्रेस क्या है वो हम पास प्रिंट होकर आ जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो ये वाला वैल्यू आ गया। ये हेक्साडेसिमल में आता है हम पास, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल क्या होता है, 0 से 9 और ABCD जो होता है उन दोनों का मिक्स करके हेक्साडेसिमल नंबर बनता है, ठीक है ना। तो वही नंबर हमारे पास देखो प्रिंट हो गया। तो 0 से 1 वाला वैल्यू है और ABCD वाला भी वैल्यू है, मतलब A से लेकर Z तक वैल्यू जो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एड्रेस प्रिंट हो गया। तो एड्रेस मतलब इस H का घर कहाँ है, घर का क्या एड्रेस है, तो वहाँ पर प्रिंट हो गया एड्रेस ऑपरेटर। तो सिंपल ये हो गया एड्रेस ऑपरेटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंस, किसी भी ऑपरेटर का कितना प्रायोरिटी है, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो वो चीज़ को समझाने के लिए मैंने ना एक इमेज लाया हूँ यहाँ पे, देखो। तो इमेज पे मतलब जो सबसे ऊपर वाला जो रो है ना, उसका सबसे हाई प्रायोरिटी होगा, हाई प्रेसिडेंस होगा। सबसे नीचे वाला जो होगा उसका सबसे कम प्रेसिडेंस होगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे मैं, ठीक है। तो नीचे वाला जो सबसे रो है उसका सबसे कम प्रेसिडेंस होगा, और जब सबसे ऊपर वाला जो है वो सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस होगा। उसमें भी जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका अगर सेम प्रेसिडेंस है तो वो डिसाइड होता है एसोसिएटिविटी से, ठीक है, लेफ्ट टू राइट।
मतलब अगर देखें तो सबसे ऊपर वाला रो का सबसे हाई प्रेसिडेंस है, लेकिन उसमें कितने ऑपरेटर्स आ जाते हैं, उसमें भी 3-4 ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिनका सेम प्रेसिडेंस है। तो सेम प्रेसिडेंस है तो उसको डिसाइड करने के लिए एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट वाला जो सबसे लेफ्ट वाला जो है ऑपरेटर, जो कि ब्रैकेट वाला ऑपरेटर है, और सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं कि उसका हाई प्रायोरिटी होगा। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट हो गया, उसके बाद डॉट हो गया, ये वाला हो गया पॉइंटर वाला, ठीक है ना। किसी भी एक पॉइंटर से वैल्यू जब निकालते थे वाला यूज करते हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला रो का प्रायोरिटी होगा, ठीक है। तो सबसे जो हाई प्रेसिडेंस होगा ऊपर वाला रो का होगा, सबसे जो लो प्रेसिडेंस होगा ये नीचे वाला रो का होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हाई प्रेसिडेंस होगा किसी ऑपरेटर का, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब देखो यहाँ पे सिंपल है कि सबसे ऊपर वाला रो का हाई प्रेसिडेंस होगा, सबसे नीचे वाला का लो प्रेसिडेंस होगा। लेकिन उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेटर आ जाते हैं जिनके सेम प्रेसिडेंस होते हैं, तो उसको उसके प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए हम लोग एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं, जो कि लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट का मतलब लेफ्ट वाला का सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी होगा, उसके बाद सबसे कम इसका होगा, ठीक है। और तो अगर इस एनालॉजी से हम देखें तो पूरे सी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसका है, इसका, क्योंकि सबसे ऊपर वाला है और लेफ्ट में भी है। तो ये सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसका होगा, स्मॉल ब्रैकेट का यूज होगा, ठीक है। सबसे कम किसका होगा, इसका होगा, ठीक है। तो ये होता है प्रेसिडेंस की किस ऑपरेटर का। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो लिख दें, कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखे जिसमें मॉड्यूलो और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला लिखे, तो सबसे ज़्यादा किसका अप्लाई होगा, मतलब सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसका होगा, लेफ्ट टू राइट ये वाला अप्लाई होता है। लेफ्ट टू राइट मीन्स कि सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम होगा, उसके बाद डिवीजन वाला काम होगा, उसके बाद मॉड्यूल वाला काम होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ ना, अभी यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है, इंट, मैं यहाँ पे ना पहले इसको कमेंट कर देता हूँ कि वेरिएबल का नाम मुझे सूझता नहीं है, तो इंट ये लिखते हैं। और 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, नहीं ये तो फिर क्या बोलते हैं, मैं फ्लोट में वैल्यू नहीं लाना चाहता, सिंपल इंटीजर में वैल्यू लाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर मुझे आपको कन्वर्जन फिर बताना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो टेबल के अनुसार देखें तो हाँ पास सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मॉड्यूलो का, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें अपने प्रेसिडेंस के रूल के अनुसार, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था, ठीक है। तो 6 टू जा 12, ठीक है। उसके बाद डिवीजन होना चाहिए था, तो डिवीजन बाई 2 है, तो यहाँ पे आ गया 6, और उसके बाद मॉड्यूलर काम होगा 2, ठीक है। तो 6 मॉड्यूलर 2 क्या होगा, हम पास 0, क्योंकि हम पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कोई रिमाइंडर ही बचेगा, पूरा डिविजन हो जा रहा है, तो रिमाइंडर कैसे बचेगा। तो वैल्यू ऑफ ए अगर हम निकाले %d, सॉरी यहाँ पे स्लैश है, अरे यार, और यहाँ पे ए, ठीक है। अभी प्रिंट कराएं यहाँ पे, तो देखो 0 हमारे पास प्रिंट हो रहा है, जो कि हम पास एक्सपेक्टेड जो आउटपुट था वो वाला काम था। तो पहले इसमें कौन सा, देखो यहाँ पे बोर्ड मास जैसा रूल है, लेकिन बोर्ड मास में क्या होता है, पहले डिवीजन का काम होता है, ठीक है ना। बोर्ड मास मतलब सिमिलर है बोर्ड मास से, लेकिन पूरा एग्जैक्ट सेम नहीं है कि बोर्ड मास में कितने ऑपरेटर्स होता है, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और प्लस माइनस वाला होता है, ठीक है ना, और कुछ ब्रैकेट्स होते हैं, तो लगभग 6-7 वहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड मैथ से सिमिलर है लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो ये चीज़ देखो, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम हुआ जो कि 6 टू जा 12 हो गया, उसके बाद डिवीजन वाला काम हुआ जो 12 को हमने 2 से डिवाइड करता है, बचा 6, और 6 मॉड्यूलो 2 कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो 0 हम पास आएगा आउटपुट। वैसे ही अगर हम दूसरा एक वेरिएबल बनाए b और यहाँ पे 2 × 6 कर लें और डिवीजन बाई 3 कर लें, तो क्या आउटपुट आना चाहिए हमारे अपने अनुसार, आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए हमारे पास 6 टू जा 12 और डिवाइडेड बाई 3, तो 4 आना चाहिए आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम प्रिंट वैल्यू ऑफ p, ठीक है, तो 4 हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। तो यही होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। आप देख सकते हो लेफ्ट टू राइट का मतलब लेफ्ट वाला का सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी होगा और राइट वाला का सबसे कम प्रायोरिटी होगा इस रो में, ठीक है ना। इस रो का सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो ब्रैकेट वाला का है, सबसे कम इसका है, मतलब इस रो के लिए केवल। अगर बात करें इस ऑपरेटर के लिए, जैसे कि मैं इसका बात करूँ और इसका बात करूँ, ठीक है ना, मैं पहले तो इसको
इरेज करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, इरेजर कहाँ गया, इसको ना इरेज करते हैं, एक मिनट। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बात, इस रो का सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस है और इस रो का सबसे ज़्यादा लो प्रेसिडेंस है। ठीक है, इस रो में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसका है, इसका हाई प्रायोरिटी है, सबसे लो क्या है, इसका प्रायोरिटी है, लेकिन इस रो से इसका भी ज़्यादा प्रायोरिटी है। ठीक है ना, तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि प्रेसिडेंस तो सबसे ज़्यादा हाई है इसका, लेकिन इस रो में केवल इसका लो प्रायोरिटी है, लेकिन अगर नीचे वाला रो से बात करें तो इसका अभी भी हाई प्रायोरिटी है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, नीचे से ऊपर जा रहा है यहाँ पे, सॉरी हाई प्रायोरिटी इसका है, तो नीचे से ऊपर यानी सबसे लो इसका, असेंडिंग में अगर बात करें तो, और सबसे हाई ऊपर वाला का। ठीक है ना, उसमें भी देखें तो लेफ्ट टू राइट जिसमें है तो लेफ्ट टू राइट है। ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट है तो राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या होगा कि सबसे ज़्यादा होगा तो साइज ऑफ का होगा, उससे सबसे कम होगा तो प्लस प्लस जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसका होगा। तो राइट टू लेफ्ट का मतलब राइट से देखना शुरू करो, राइट वाला का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस रो के लिए, इस रो के लिए। ठीक है ना, और सबसे जो लेफ्ट वाला है, सबसे लेफ्ट मीन्स की प्लस प्लस वाला, उसका सबसे कम प्रायोरिटी इस रो के लिए। ठीक है ना, और यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी लेफ्ट टू राइट है ये, तो लेफ्ट टू राइट के लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है और मॉड्यूल है, तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी इस रो में किसका होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, जो कि हम लोग देख भी लिया, और सबसे उसके बाद होगा आपके पास डिवीजन का, उसके बाद होगा आपके पास मॉड्यूलों का। प्लस माइनस और इन दोनों रो में कंपेरिजन करें, इस दो रो में, तो इस रो का सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी प्रेसिडेंस है, इसका लो प्रेसिडेंस है। तो अगर मैं एक ऐसा वेरिएबल बनाता हूँ इंट सी, और मैं क्या करता हूँ कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो सब यूज करता हूँ, तो 2 + 3 -5 3 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 6 करते हैं डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 3। मैं फ्लोट में वैल्यू नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे ये करना चाहता। ठीक है, 2 + 3 - 6 डिवीजन बाई 2 इंटू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ सी %d यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, तो हमारे अनुसार यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए वो हम लोग पहले निकालते हैं। तो पहला जो हमारे पास अप्लाई होगा इसमें किसका होगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि सबसे पहले किसका अप्लाई होगा, इस वाला रो का सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस है, तो इस वाले रो में भी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस हाई प्रेसिडेंस किसका, हाई प्रायोरिटी किसका है, मल्टीप्लिकेशन का, तो वाला सबसे पहले होगा। सॉरी, यहाँ पे मैं सेकेंड एक्सर पे चला दूँ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस हाई प्रायोरिटी किसका है, मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, यानी 2 3 × 6, तो पहले आ गया 6। उसके बाद डिवीजन वाला काम होगा, तो यहाँ पे पहले तो हम लोग 6 लिख लिए, तो 6 डिवीजन बाई 6, तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। उसके बाद मॉड्यूल वाला काम होगा, तो मॉड्यूल वाला मतलब ये वाला पहले काम हो जाएगा ये सारे चीज़ें, तो इसके बाद मॉड्यूल आ गया 1 मॉड्यूलो 2 क्या होगा, 1 आ गया, 1 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर क्या होता है, 1 आता है, 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास 1 ये वाला काम हो गया, तो ये वाला जो काम था अब बचा कितना, 2 + 3 - 6, और यहाँ पे नहीं -6 नहीं -1। ठीक है, क्योंकि इस सब का आउटपुट हमने निकाला कि 1 आया। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पे 1 आया हमारा यहाँ तक, और इसके बाद बचा 2 + 3 और -1। ठीक है, तो यहाँ पे भी किसका सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे देखें तो एक मिनट, यहाँ पे देखें, इसमें बात करें तो लेफ्ट टू राइट है, मीन्स कि सबसे पहले प्लस कैलकुलेट होगा, उसके बाद नेगेटिव कैलकुलेट होगा। तो ये वाला हम चलते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले प्लस होगा, 2 + 3 5 हो गया, -1, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए आउटपुट। देखते हैं, इसको रन करते हैं, देखो यहाँ पास वैल्यू ऑफ सी क्या आ गया, 4 आ गया, जो कि हम पास हमने निकाला था यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे प्रेसिडेंस कैलकुलेट होता है, लेकिन इस सबको याद करने का मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें तो यहाँ पे देखो कितना ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, आपको याद करने में मतलब दिमाग का दही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे जैसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे ये अपने आप आपके दिमाग में घुस जाएगा। और मैं अगर बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, तो आपको सिंपल ब्रैकेट वाला यूज करो। ठीक है ना, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई अगर प्रायोरिटी है तो इसी का है पूरे सी लैंग्वेज में। ठीक है ना, तो जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ब्रैकेट यूज करो, ब्रैकेट सबसे पहले कैलकुलेट होगा। ठीक है ना, तो जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं ये वाला चीज़ पोर्सन आप पहले कैलकुलेट करना चाहते हो, वहाँ पे आप ब्रैकेट यूज कर लो, चाहे हर जगह ब्रैकेट यूज कर लो कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे कि मैं इसमें ना ब्रैकेट्स का यूज करके आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ ना कि ये वाला पार्ट है ना, ये एक ब्रैकेट में कैलकुलेट हो, 2 + 3 - 6, और उसके बाद डिवीजन हो, तो ये वाला ब्रैकेट में फिर से अलग कर लेता हूँ मैं, 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 था ना, नहीं मॉड्यूलो 2 था। ठीक है,
तो ऐसे करके ब्रैकेट कैलकुलेट होगा अलग, ये अलग ब्रैकेट कैलकुलेट होगा, आपके पास आउटपुट आएगा, ठीक है ना। ये आउटपुट तो नहीं आएगा लेकिन आउटपुट आएगा यहाँ पे। मैं इसको ना, इसको पहले नोट्स के लिए सही रहेगा, इसको पहले हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू यहाँ पे करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे जब ब्रैकेट में दे रहा था तो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे ब्रैकेट लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रैकेट वाला सबसे पहले कैलकुलेट होगा, मीन्स कि 2+3 अगर यहाँ पे आउटपुट देखें हम, आउटपुट यहाँ पे देखें तो 2+3 -6 यानी 5 - 6 -1 आ गया। फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। उसके बाद डिवीजन बाई 2 × 3 मॉड्यूलो 2, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, यानी 6 मॉड्यूलो 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 होगा। तो डिवीजन बाई 0, हमारे पास डिवीजन बाई 0 एरर आना चाहिए, तो सी का वैल्यू अभी दिखाएं तो बस एरर ही आएगा, क्योंकि -1/0 आएगा, डिवीजन बाई 0 एरर आएगा, जो कि मतलब पॉसिबल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 यहाँ पे, ठीक है, डिवीजन बाई 0 आएगा। आप दूसरा कोई एक्सप्रेशन ले लो, हटाओ इसको, ठीक है। सिंपल आप समझो कि अगर जहाँ भी कन्फ्यूजन हो वहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लो, वो सही रहेगा। नहीं तो आप प्रेसिडेंस याद रखो सारा चीज़, तो वो भी एक सही है, लेकिन सारा चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये प्रेसिडेंस का आपके पास टेबल है, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप सिंपल इमेज डाउनलोड कर सकते हो। मैंने भी इमेज ही डाउनलोड किया है गूगल से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप डाउनलोड कर लो, इसको देख लो एक दो बार। जो बिट वाइज वाला जो काम है, ये वाला जो है वो हम लोग आगे देखेंगे। ये वाला यहाँ तक नहीं, इसको मैं, ठीक है, ये जो बिट वाइज ऑपरेटर्स है, ये वाला एंड हो गया, ये जॉर हो गया, ये हमारे पास और हो गया, ठीक है, ये टर्निंग वाला हो गया, ये हमारे पास लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, ये राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये वाला राइट शिफ्ट हो गया, और एंड इक्वल टू हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि मैंने बोला था कि वो भी मतलब आप बिट वाइज ऑपरेटर्स का भी यूज करके असाइनमेंट ऑपरेटर अपना बना सकते हो, जिसके इनटू इक्वल टू है तो वहाँ पे एंड इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, जो कि हम लोग आगे वाले लेक्चर में ये चीज़ देखेंगे, बिट वाइज ऑपरेटर्स जब हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में। तो ठीक है, तो इतना ही है इस लेक्चर में, जितने भी ऑपरेटर्स था मैंने पढ़ा दिया आपको, कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। कमेंट्स भी मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया आपको, कमेंट्स से कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो भी मुझे याद आ गया, तो इसलिए मैं बता दिया, क्योंकि मैं बार बार कमेंट यूज कर रहा था और उसके बारे में पढ़ा ही नहीं। वैसे तो वो सिंपल ही है, आपको समझ में आ ही गया होगा, तो वही था, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, गिटहब पे पोस्ट करता हूँ इसको पहले, तो गिट स्टेटस गिट है ना, एडिंग 5 लेक्चर 05 के लिए 05 लेक्चर है ना, ठीक है। तो हमारे पास पीस हो गया गिटहब पे, तो गिटहब से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑपरेटर्स का लेक्चर, जिसमें एक ऑपरेटर बचा है हमारे पास, एक मतलब टाइप का ऑपरेटर बचा है, जो कि हो गया बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि हम लोग जब कन्वर्जन पूरा सीखेंगे तब वहाँ पे मैं बिटवाइज ऑपरेटर्स को आपको समझाऊंगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।